ट्रेड विद बुक्स में आज हम देखेंगे कि अभी मार्केट में ये जो सेलिंग आई है, ये जो गिरावट आई है पूरे मार्केट में, इसमें कौन से सेक्टर हैं जो इससे उतना इफेक्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में वही सेक्टर्स लीडर बनते हैं जिसमें इस सेलिंग में सबसे कम प्रभाव पड़ा हो। ये जो सेलिंग आई है ये सभी सेक्टर में एक जैसी नहीं होती है। किसी सेक्टर में ज़्यादा सेलिंग आई होगी, किसी में कम आई होगी। तो हमको पता लगाना है कि ये जितने भी सेक्टर हैं, यहाँ पे जो ये सेक्टर की वॉच लिस्ट आप देख रहे हैं ट्रेडिंग व्यू पे, यहाँ पे ऐसा कौन-सा सेक्टर है जो स्ट्रॉन्ग है, जो दिखा रहा है कि ये सेलिंग से वो अछूता है, मतलब उसमें ये सेलिंग का प्रभाव नहीं पड़ा है। आने वाले टाइम में जब निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा, जो कि आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी ऐसे फॉल आए हैं, तो वहाँ पे जब वो राइज़ आएगा, जब मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, तो वही सेक्टर्स होंगे जो आने वाले टाइम में ज़्यादा चांसेस है कि उनके स्टॉक्स अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। तो ऑलवेज सेक्टर रोटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना चाहिए कि सारे सेक्टर्स एक साथ नहीं चलते हैं। पहले भी हमने बात की है, कुछ ही सेक्टर अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो उसके कुछ अलग अलग तरीके हैं जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये जो फॉल आया है, ये पूरा फॉल आप यहाँ से इस दिन से, जब इंडिया यूएस का जो ट्रेड डील हुआ था, जब ये हाई बनाया था मार्केट, ऑल टाइम हाई निफ्टी 3 फरवरी 2026, उस दिन से आप देख सकते हैं कि निफ्टी कितना गिरा है और बाकी सेक्टर्स कितने गिरे हैं, और कौन सा सेक्टर है वो जो ज़्यादा गिरा है, कौन सा सेक्टर है जो कम गिरा है। अगर आप यही देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से सेक्टर में सेलिंग कम है, कौन से में ज़्यादा है। दूसरा, हम रिलेटिव स्ट्रेंथ का जो इंडिकेटर है वो लगा के देख सकते हैं लास्ट 55 डेज़ में, मतलब लगभग 3 महीने के परफॉर्मेंस के हिसाब से कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, वो हम देखेंगे। और इसको पहले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको बता दूं कि समझ लीजिए एक क्लास में आपका 100 बच्चे हैं, एक क्लास में 100 बच्चे हैं और सभी का जो मैथ्स का पेपर होता है उसमें जो एवरेज स्कोर आता है वो 65 आता है, सबका मिला के एवरेज। मतलब आप सभी बच्चों का नंबर जोड़ दीजिए और उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो 65 आ रहा है, मतलब 65 आपका एवरेज है आपका उस क्लास का मैथ्स के सब्जेक्ट में। जब भी एग्ज़ाम होता है मैथ्स में 65 के आसपास एवरेज आता है। मतलब इन 100 बच्चों में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका स्कोर 99 भी आता होगा, और कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे जिनका स्कोर 40, 35 भी आता होगा। सबका मिला के एवरेज 65 होता है। तो वैसे ही जो निफ्टी होता है इंडेक्स, वो एवरेज दिखाता है 50 सबसे बड़ी कंपनियों का। लेकिन जब ये एवरेज गिर रहा है, जब ये 65 जो है ये गिर रहा है, ये कब गिरेगा? जब मैथ्स का सब्जेक्ट बहुत टफ आ जाए, मतलब कोई एग्ज़ाम ऐसा आ जाए जो इसमें बहुत टफ क्वेश्चन आए थे, तो सभी का नंबर कम आया। जब एग्ज़ाम टफ हुआ तो इन 100 में से 100 बच्चों का सबका ही कम नंबर आया, तो जो एवरेज है वो 65 से गिर के हो गया 50। उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में जो एवरेज था वो गिर के हो गया 65 से 50। जैसे निफ्टी जो था वो यहाँ से गिर के अब यहाँ 10% नीचे आ गया है यहाँ, क्योंकि निफ्टी क्या दिखाता है? 50 सबसे बड़ी कंपनियों का एवरेज। वैसे ही हम मान के चल रहे हैं कि ये जो 65 जो आता था एवरेज स्कोर, वो आ गया है 50, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत टफ आया। अब इस टफ एग्ज़ाम में जो ये एवरेज 65 से 50 आया, तब अगर आपको पता लगाना है कि कौन-सा बच्चा स्ट्रॉन्ग है, तो आप क्या करेंगे? जिस बच्चे का पहले 99 आता था, उसका कितना स्कोर गिरा, जिसका 40 आता था उसका कितना स्कोर नीचे गिरा। या तो एक और सिंपल तरीका आप क्या कर सकते हैं कि जिस बच्चे का 50 नंबर से ज़्यादा नंबर आया, वो आपका स्ट्रॉन्ग बच्चा है, क्योंकि अभी भी वो एवरेज से ऊपर स्कोर कर पा रहा है। और अगर ऐसा कोई बच्चा है जो एवरेज 50 होने पे भी 99 से सिर्फ 95 तक ही गिरा है, मतलब पहले उसका स्कोर आता था 99 जब एग्ज़ाम ईज़ी आता था, और अभी उसका स्कोर आ रहा है 95, मतलब सिर्फ 4 नंबर ही उसके कम हुए, जबकि क्लास का एवरेज नंबर 15 पॉइंट से कम हो गया। तब आप कहेंगे कि ये बच्चा सच में स्ट्रांग है। और जब ईज़ी पेपर आएगा तो यही वो बच्चा होगा जो सबसे ज़्यादा स्कोर करेगा। वैसे ही यही वो सेक्टर और वही वो स्टॉक्स होते हैं जो जब मार्केट गिरता है तो कम गिरते हैं। जब मार्केट गिर रहा है मतलब ओवरऑल मार्केट में सेंटीमेंट खराब है। ओवरऑल मार्केट में सेंटीमेंट खराब है, ओवरऑल मार्केट नीचे गिर रहा है, फिर भी कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे, आप जाके सर्च कीजिए, मैं यहाँ पे स्टॉक का नाम नहीं ले सकता। वो स्टॉक्स यहाँ पे इस तरीके से साइडवेज हो गए होंगे, या तो अभी भी इस तरीके से ऊपर जा रहे होंगे। ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं ऑलरेडी। मेरा पोर्टफोलियो भी इस फॉल में बिल्कुल नहीं गिरा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो होते हैं वो फॉल में साइडवेज हो जाते हैं। वो मार्केट करेक्शन में टाइम करेक्शन के साथ साथ साइडवेज हो जाते हैं, गिरते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे जो निवेशक बैठे हैं उनका भरोसा है उस स्टॉक में।
तो वो पूरा मार्केट गिर रहा है तो वो साइडवेज हो जाएँगे। जो वीक प्लेयर्स हैं वो सेल करेंगे, लेकिन जो मजबूत लोग हैं जिनको पता है कि वो स्टॉक बढ़ने वाला है या वो स्ट्रॉन्ग है, वो उसको और खरीदते हैं, इसलिए उसमें सेलिंग आ नहीं पाती है। सेलिंग कब आती है? जब किसी स्टॉक में खरीदने वाले कम हो जाएँ, बेचने वाले ज़्यादा हो जाएँ, तो वो स्टॉक अल्टीमेटली नीचे जाएगा। लेकिन अगर किसी स्टॉक को कोई आदमी बार-बार बाय कर रहा है, कोई बड़ा निवेशक या बड़े लोग, तो वो स्टॉक को गिरने नहीं देंगे। छोटे लोग, छोटे निवेशक जिनमें वीक हैंड्स है, जिनको डर लग रहा है ईरान यूएस वॉर से, वो ज़रूर बेचेंगे। लेकिन जब वो दूसरा आदमी उसको सारी सप्लाई को ले रहा है, अब्ज़ॉर्ब कर ले रहा है, तो वो स्टॉक गिरेगा ही नहीं। वही होता है साइडवेज मूवमेंट, और वो उस सेक्टर को और उस स्टॉक को गिरने नहीं देता, साइडवेज हो जाता है। तो ये जो पूरी जो सेलिंग आई है, इवन आप जो ये यहाँ से ही अगर आप देखें इस जोन से, यहाँ जब निफ्टी पहले बार जब ऑल टाइम हाई टच करने का कोशिश किया था, तो आप प्राइस एक्शन को देखना सीखिए कि इस जोन से अभी तक जो निफ्टी में जो ये साइडवेज होके जो गिरावट आई है, इसमें कौन से सेक्टर हैं, कौन से स्टॉक हैं जो इस जोन में भी अपने प्राइस को संभाले हुए हैं। और एक दूसरा काम आप कर सकते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक लगा के। ये जो आपका जो इंडिकेटर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक वाला जो इंडिकेटर है, जब आप लिखेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ, ट्रेडिंग व्यू में आपको लॉगिन करना है और रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक, ये जो इंडिकेटर है ये लगाना है, और इसकी सेटिंग में आपको रखना है 55। लास्ट 55 डेज का आप चेक कर रहे हैं। अब वन बाय वन हम देखते हैं। जैसे हम ऑटो सेक्टर में आए, तो ऑटो सेक्टर में आप देखिए कि ये लाइन भी जीरो के नीचे चली गई है, और इवन आप अगर देखें यहाँ से मेज़र करके, तो ये जो लगभग 3 फरवरी के आसपास, जहाँ पे यहाँ से ये जो आपका जो हाई बना है, यहाँ से ये भी आपका लगभग 15% गिर गया है, जबकि निफ्टी कितना गिरा है? 10%। यहाँ से आपको निफ्टी को मेज़र करना है। निफ्टी का चार्ट है ये। निफ्टी के चार्ट में ये जो कैंडल है आपकी लगभग 3 फरवरी की, 3 फरवरी को जो हाई बनाया था निफ्टी, वहाँ से लेके अभी तक गिर गया है लगभग 11.47%। जस्ट अ सेकेंड, इसको करते हैं जूम आउट। यहाँ से हम मेज़र करेंगे, ये हो गया आपका निफ्टी लगभग 12% गिरा है। 12% से जो ज़्यादा गिरे हैं वो वीक होंगे, जो उसको होल्ड करके बिल्कुल नहीं गिर रहे हैं वो होंगे स्ट्रॉन्ग स्टॉक, स्ट्रॉन्ग सेक्टर। ऑटो सेक्टर आप देखिए, ऑटो सेक्टर में आप देखेंगे 3 फरवरी की जो कैंडल होगी वो लगभग है यहाँ पे। तो ऑटो सेक्टर निफ्टी के साथ साथ गिरा है, 13% ये भी गिरा है, निफ्टी भी गिरा है। मेटल सेक्टर देखिए मेटल सेक्टर अगर आप देखें 3 फरवरी की जो कैंडल है वो लगभग यहाँ पे है। तो 3 फरवरी की कैंडल से अगर आप अभी तक देखें तो कुछ ज़्यादा गिरा नहीं है। मेटल सेक्टर अगर आप देखें तो लगभग साइडवेज है। इसी को बोलते हैं साइडवेज मोमेंटम। तो जब निफ्टी ऊपर जाएगा तो सबसे ज़्यादा जाने वालों में मेटल सेक्टर होने के चांसेस ज़्यादा है। कंजप्शन सेक्टर देखिए कितना ज़्यादा गिर रहा है। मतलब निफ्टी जहाँ से गिर रहा है उसके मुकाबले तो कंजप्शन सेक्टर में जो सेलिंग है वो बहुत ज़्यादा लग रही है। यहाँ पे आप देखेंगे ये भी लगभग निफ्टी के साथ साथ ही गिर रहा है, और ये पहले से ही गिर रहा है जबकि निफ्टी साइडवेज था इस जोन में। यहाँ से आप देखेंगे तो ये पूरा एक सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे रहा है। अब आपको अगर पता लगाना है मिड कैप स्मॉल कैप, अगर ये दोनों लार्ज कैप से स्ट्रांग है क्या, तो यहाँ पे आप सेम काम कीजिए कि लार्ज कैप और मिड कैप में, तो स्मॉल कैप में आप देखिए ये सेलिंग बहुत टाइम से है, तो स्मॉल कैप आपका वीक दिख रहा है। रियलिटी सेक्टर देखिए, यहाँ से ही सेलिंग आ रही है, ये जो जोन है 6 जून का, जबकि निफ्टी वहाँ से कितना होल्ड किए हुए है अपने लेवल्स को। ये अगर आप देखें निफ्टी का लेवल, तो ये जो हाई बनाने का कोशिश किया था 23 अक्टूबर को, वहाँ से सिर्फ 11% डाउन है। जबकि स्मॉल कैप अगर आप देखें तो ये जो जोन था, ये जो इसका हाई लगा है लगभग जून में, यहाँ से ये जो डाउन है वो लगभग 16% डाउन है। तो स्मॉल कैप में ज़्यादा सेलिंग आती है हमेशा। प्राइवेट बैंक देखिए कितनी बुरी तरीके से गिर रहा है। ये जो पूरी सेलिंग है ये आपको दिखाई दे रही है उस दिन से जहाँ पे ये आया था। तो ये है वो वीक बच्चा जो निफ्टी से ज़्यादा गिर रहा है, 14% गिरा है। तो ये हो गया आपका वीक सेक्टर। जैसे पीएसयू बैंक का चार्ट देखते हैं हम, पीएसयू बैंक देखिए प्राइवेट बैंक से स्ट्रांग है, तो पीएसयू बैंक के जो स्टॉक्स होंगे वो ज़्यादा बेटर हैं किससे? प्राइवेट बैंक से। यहाँ पे अगर हम देखें ये 3 फरवरी की कैंडल से बिल्कुल भी नहीं गिरा है, 5% गिरा है।
तो बैंक निफ्टी में आपको प्राइवेट बैंक से ज़्यादा पीएसयू बैंक स्ट्रांग है। फाइनेंस सेक्टर देखिए कितना वीक है, फाइनेंस सेक्टर ज़्यादा वीक है अभी। इंफ्रास्ट्रक्चर भी वीक लग रहा है। एनर्जी सेक्टर देखिए बिल्कुल वीक नहीं है, साइडवेज हो गया है। जब निफ्टी का आप चार्ट देख रहे हैं तो निफ्टी का चार्ट है यहाँ, जबकि ये साइडवेज है, जो कि आपको युद्ध से भी पता चल रहा है कि एनर्जी मतलब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो एनर्जी सेक्टर का परफॉर्म करना लाजमी है। इसीलिए ये सेक्टर अभी आपको RS 55 में क्या दिखा रहा है, जीरो के ऊपर अप ट्रेंडिंग लाइन। तो अभी अगर कोई सेक्टर है लेने लायक तो वो एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स हैं। तो उन स्टॉक्स में भी आप देखिए कौन से स्टॉक साइडवेज हो गए हैं, कौन से स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए, तो वो आपको सफलता दिलाएगा। तो हमेशा ये सेक्टर को आप आजमाते रहिए कि कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है। शॉर्ट टर्म के लिए 55 यूज़ कीजिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म यूज़ करना है तो आप 123 लगाइए इसमें। पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस वो भी आपको यहाँ से स्ट्रांग हो गया है। 6 महीने के हिसाब से भी आप सारे सेक्टर्स को देख सकते हैं। जैसे पीएसयू बैंक जब ये जीरो लाइन को क्रॉस किया था यहाँ पे, तब आप पीएसयू बैंक में एंट्री कर सकते थे, पीएसयू बैंक के स्टॉक्स में। तो ये सेक्टर एनालिसिस करने का लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ईजी तरीका है। आप इसको यूज़ कीजिए, और कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट्स में बताइए।